एक कोई खबर आप मुझे दिखा दीजिएगा कि इनसे संबंधित। दरअसल ये जितने भी ये उद्योगपतियां हैं, इनको ये सब औने पौने दाम में सौंपना। क्या सेना के नाम पर दिन भर देशभक्ति करने वाले चैनल ये प्रश्न नहीं पूछेंगे? सरकार अपने संपत्ति को नीलाम कर रही है, दूसरे के हाथ बेच रही है, तो क्या सरकार निकम्मी है, ये मान लिया जाए? बिल्कुल मान लेना चाहिए। नई विकल्प होगा तो हम लोग फिर आत्महत्या पे उतरेंगे। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप द लोक नीति देख रहे हैं। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये मध्य प्रदेश का वो शहर है जो अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, जो यहाँ के इंडस्ट्री सेटअप के लिए जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति का जब चैप्टर आप पढ़ना शुरू करते हैं, उसमें से मुख्य शहर हैं भारत के, उसमें से जबलपुर का नाम आता है। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलती गई और बहुत सारी फैक्ट्री यहाँ पर जो थी, लोग बताते हैं यहाँ पर साइकिल बनने की फैक्ट्री थी और तमाम तरह के सेटअप थे, वो ख़त्म हो गए। उसके बाद जो आजकल नया चल रहा है वो ये है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। आप देख रहे हैं गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1904 में किया गया था, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम से फैक्ट्री बनाई गई। यहाँ का जो मुख्य काम है, बहुत साधारण भाषा में लोकनीति आपको बताना चाहता है, यहाँ का जो मुख्य काम है, सेना के लिए, जो देश की सेना है जो बॉर्डर पे लड़ती है, उसके लिए गोले बारूद और भी जितने भी युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सामान हैं, तोप वगैरह का भी यहाँ पर निर्माण किया जाता है। फिर इसको वहाँ पर भेजा जाता है, फिर सेना उसका इस्तेमाल करके युद्ध लड़ती है। ये लोग कहते हैं कि पिछले 4-5 युद्ध, चाहे 71 के युद्ध रहे हों, चाहे 65 का युद्ध रहा हो, चाहे उसके बाद करगिल वार रहा हो, इसके अलावा भी जो जितनी भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ भारतीय सेना ने लड़ी, वो इन्हीं के हथियारों के देन से ही वो सब संभव हो पाया। लेकिन आज की स्थिति बहुत गंभीर है। गंभीर ये है कि करीब यहाँ पर 7 से 8 हज़ार लोग, मजदूर और कर्मचारी काम करते हैं, जो इन फैक्ट्रियों के बंद होने के वजह से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं, जिनका रोज़गार छिन रहा है। दूसरा ये कि जो भारत का अपना एक ट्रेडिशन है, जो भारत की अपनी एक पॉलिसी है कि क्या भारत सरकार इन सारे फैक्ट्रियों को या ऐसे सारे उपक्रम जो भारत सरकार के तहत काम करते हैं, ऐसे सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज या संस्थाओं को बंद कर देगी? क्या आप देश इस तरह से पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन के दौर में जा रहा है? क्या सेना के नाम पर दिन भर देशभक्ति करने वाले चैनल ये प्रश्न नहीं पूछेंगे? कब तक इस बात की आपको चर्चा कराई जाएगी और सुनाई जाएगी कि कश्मीर में क्या चल रहा है? कब तक इस बात, देखिए यहाँ पर लिखा गया निगमीकरण के खिलाफ संयुक्त संघर्ष समिति GCF जबलपुर के लोग हैं, जो श्रमिक संघ है और मजदूर संघ है, कर्मचारी यूनियन है। तोप छाप मिले हाथ और हथौड़ा मिले हाथ, तोप छाप इनका स्लोगन है। शायद हमारे साथ बहुत यूनियन है, तो अच्छा, ये उनका सिंबल है। और हमारे साथ यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो बात करेंगे हमारे साथ इस मुद्दे पर, जो इसी फैक्ट्री में कर्मचारी के रूप में, मजदूर के रूप में, अधिकारी के रूप में काम करते हैं। बहुत से लोग हैं यहाँ पर। आप लोग बारी बारी से बात करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। अविनाश कामले। आप क्या करते हैं यहाँ पर? GCF में मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ यूनियन का। अच्छा, BPMS। अच्छा, जनरल सेक्रेटरी साहब, हमको बताएं कि क्यों इतनी ज़्यादा आक्रोश है? हमारे दर्शकों को आप साधारण भाषा में अपनी समस्या को समझाएं। क्या है कि केंद्र की जो सरकार है, वो जो हमारी 41 डिफेंस की फैक्ट्रियाँ हैं, जो गोला बारूद और तोप और टैंक का निर्माण करती हैं, इनको अचानक निगमीकरण और उसका प्राइवेटीकरण करने के मूड में आ गई है। इसको लेकर के हमारी उनसे पिछले 1 माह से बातचीत चल रही थी और फेडरेशन के जो वरिष्ठ लीडर हैं वो लगातार दिल्ली में उनके संपर्क में थी, और ऐसी 2 वार्ताएं भी अभी पिछले दिनों हुई जो विफल हो गई। और हम लोगों ने इसके कारण 20/8/19 अर्थात 20 अगस्त से 19 सितंबर तक 1 माह की हड़ताल करने का निर्णय लिया इस निगमीकरण के विरोध में, गवर्नमेंट के खिलाफ। और लगातार हमारे लोग ऊपर बातचीत कर रहे हैं। अभी कल भी हमारी एक तीसरे दौर की वार्ता हुई, मगर वो भी असफल रही है। तो ये हड़ताल गवर्नमेंट के विरोध में है और ये देश की अस्मिता का भी सवाल है कि जो गोला बारूद है वो कोई प्राइवेट सेक्टर इसको बनाए। हम राष्ट्रभक्त होने के नाते गवर्नमेंट का इस मामले को, निगमीकरण और प्राइवेटीकरण को लेकर के विरोध कर रहे हैं। ये जो केंद्र सरकार है, ये लगातार मजदूरों का विरोध में काम कर रही है और ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। 41 फैक्ट्री हैं, ये 218 साल पुराना इतिहास है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का,
और इसमें मिलिट्री को जूते कपड़े से लेके सारा कुछ सप्लाई होता है। पहले नॉन कोर और कोर वाले 2 तरह के मामले किए गए, उसके बाद धीरे धीरे करके प्राइवेटीकरण की तरफ ले जा रही। निगमीकरण का मतलब प्राइवेटीकरण, और उसके बाद इनको बीमार घोषित करके बंद करने का, इस निर्णय का पुरजोर विरोध करती हैं सभी यूनियनें और फेडरेशनें। अच्छा, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि इससे जब स्ट्राइक है तो काम बंद है, काम बंद है, जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसको साधारण भाषा में ऐसे समझा जाएगा। और जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, किसी भी आपात स्थिति में अगर देश का सामना करना पड़े, ऐसे पाकिस्तान से हमारा तनाव चला 370 पर, मान लो किसी तरह से कारण बस हमको युद्ध करना पड़े या कोई भी इस तरह की ज़रूरत पड़े आपात स्थिति में, तो अगर यहाँ से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इसका प्रभाव क्या सेना के पास दिखेगा या इसका असर पड़ सकता है? ऐसी स्थिति में हम जितने भी आयोग कर्मचारी हैं, हम लोग सबसे पहले तो अपने देश को बचाने के लिए काम पे आएंगे। हमारी लड़ाई सरकार से है, मगर जहां देश की बात है तो देश के लिए हम लोग हड़ताल को छोड़ के हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। दरअसल क्या है, जो निगमीकरण का जो लॉजिक है ये भारत सरकार का, दरअसल ये इनको ये जितने भी ये उद्योगपतियाँ हैं, इनको ये सब औने पौने दाम में सौंपना, निर्माणियों को जगहों को जितनी हैं इनको औने पौने। अभी आप देखिएगा जितने भी जो अन्य निगमीकरण किए गए हैं, चाहे BSNL हो, चाहे आपका सेल और भेल, सबकी कंडीशन ख़राब है। तो इसका हम लोगों को पूर्वाभास है कि उस वैसी ही हालत इन निर्माणियों की करने के लिए सरकार आमदा है। अच्छा, कारण क्या बता रही कि इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ? वो उनका जो एक्चुअल में कहना है कारण का कि वो हम इसको मॉडर्नाइज करेंगे, ये करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है, इसके पूर्व में निर्माणियों को जो हमारे टारगेट दिया गया था 17,000 करोड़ मनोहर पर्रिकर जी द्वारा, वो कंप्लीट करके दिया। फिर उसके बाद बैक में इन्होंने क्या 6,000 करोड़ का टारगेट कर दिया निर्माणियों का इस वर्ष। तो फिर उसके बाद हमारे फेडरेशन के वरिष्ठ नेताओं ने वार्ता करी, तो फिर उसको 11,000 करोड़ पे दिया, जबकि हमारी क्षमता है। बार बार हमारे फेडरेशन के वरिष्ठ नेता ये कहते आ रहे हैं कि आप मॉडर्नाइज करिए और इसी स्ट्रेंथ पे हम 20 से 22,000 करोड़ का काम करके देंगे आपको, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में। जी। अच्छा, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 से 22,000 का प्रोडक्शन, यानी कि अगर इस साल 6,000 करोड़ का प्रोडक्शन यहाँ से हुआ है तो इसका 4 गुना ज़्यादा देने की, मोटा मोटी 4 गुना ज़्यादा देने की क्षमता रखते हैं ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। यहाँ के वर्कर इस तरह का दम में भर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं किसी भी आपात की स्थिति में ये धरना प्रदर्शन तोड़ा जाएगा और आगे आएंगे। निश्चित तौर पे राजनीति ये नहीं है, इसको आप राजनीति नहीं कह सकते, इनकी ये मांगे हैं। और कब तक मीडिया इस तरह से नज़रअंदाज करेगा? किसी के पास कोई समय नहीं है कि आकर के बात करे, किसी चैनल पे कोई कवरेज नहीं है। आप यकीन मानिए कि आप चैनल खोलिए, मोबाइल पर दिन भर आप लोग लगे रहते हैं, मोदी जी के बारे में शेयर करते रहते हैं, व्हाट्सअप करते रहते हैं। उस दुनिया से बाहर निकल के यकीन मानिए आप 3 से 4 अपने फेवरेट चैनल, आज तक, ABP न्यूज़, दुनिया के जो चैनल हैं उनको स्क्रॉल करिए, उनके फेसबुक को स्क्रॉल करिए, उनके यूट्यूब को स्क्रॉल करिए। एक कोई खबर आप मुझे दिखा दीजिएगा कि इनसे संबंधित, या टेक्सटाइल सेक्टर में जिस तरह की मंदी चल रही है उससे संबंधित, या जिस तरह की ये भी स्पिनिंग इंडस्ट्री में बात आई है उसके संबंधित कोई खबर आपकी हो। अगर मान लीजिए निगमीकरण कर दिया गया, प्राइवेटाइज हो गया, तो गवर्नमेंट कुछ तो आश्वासन दे ही रहेगी कि इसके करने के बाद हम आपको जॉब सिक्योरिटी देंगे, ऐसा कुछ गवर्नमेंट नहीं, निगमीकरण करने का जो सरकार की सोच है, इसके पीछे सीधा सा मतलब है कि वर्तमान में जो कर्मचारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ती हुई नज़र आ रही है। तो आगे आने वाले समय में जहाँ तक रोज़गार का सवाल है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो ये लेकर के भी चिंता, जहाँ तक हमारे सर्विस कंडीशंस की बात है, हम इस जब इंस्टॉलेशन में भर्ती हुए थे तो हमारी सर्विस कंडीशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हिसाब से बनी हुई है। अब ये समझने की बात है कि जब निगमीकरण होगा तो निश्चित रूप से सारी हमारी सर्विस कंडीशन जो है ख़त्म कर दी जाएंगी और धीरे धीरे इनको बंद करने की तरफ चली जाएंगी। तो इसीलिए हम लोग सरकार से, जैसा हमारे साथियों ने बताया है, सरकार से 2-3 वार्ता जो हुई हैं, जैसा आपने कहा कि किस लिए बंद कर रही है, अभी बहाना एक केवल है क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर बात कर रहे हैं कि आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है, क्वांटिटी ठीक नहीं है। लेकिन वो इस बात को भूल जा रहे हैं कि इन्हीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के दम पे हमने 1962 का युद्ध हो या 1965 का युद्ध हो पाकिस्तान का, या 72 का युद्ध हो या 99 में कारगिल का युद्ध हो, उस समय कोई बाहर से वाला नहीं था, केवल इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के दम पे ही हमने ये युद्ध लड़े और जीता है। तो आज रातों रात इसके क्वांटिटी पे या क्वालिटी पे प्रश्न उठाना इस बात को साबित करता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है और उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। केवल इसको क्योंकि करना है, ये करना है, इसलिए करने के लिए तैयार है। सरकार की नीयत को समझने के लिए जो इस बात को सर बता रहे हैं, इस पर थोड़ा सा 1 प्रश्न 2 प्रश्न और मैं लेना चाहूँगा।
और ये बात आप तक कन्वे हो, आपके लिए जानकारी के लिए भी, अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को समझें। आप टीवी की दुनिया से ज़रा बाहर निकलें और इन चीज़ों को समझें। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो भी प्रोडक्शन होता है यहाँ से, जो सामान, जो इक्विपमेंट्स यहाँ के से बनाए जाते हैं, वो उनका बेंचमार्क क्या होता है? वो कौन तय करता है कि वो क्वालिटी युक्त है या नहीं है? एक तो जो हमारे फैक्ट्री में जो सामान बनता है, हमारे इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस के लोग हैं जो उसको पास करते हैं। इसके बाद जिस आर्मी का हमारे पास ऑर्डर होता है, आर्मी के लोग यहाँ पे हैं जो CQW कहलाता है, सीनियर क्वालिटी एश्योरेंस है, वो उस सामान को पास करते हैं क्योंकि वो उनके पास जाना है। तो जब उनके लोग पास भी करते हैं तो इसके बाद ये कहना कि ये सामान की क्वालिटी ठीक नहीं है, आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या चाल हो सकती है। अच्छा, इसके अतिरिक्त कोई और, अच्छा, जो कुछ वो क्या ऐसा जो आप CKW का जिक्र कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि वो आर्मी की तरह की बॉडी होती है या सिक्योरिटी फोर्सेस की बॉडी होती है जो फाइनल करती है कि ये सर्विस, ये गुड्स हमारे लिए, ये प्रोडक्ट हमारे लिए उचित है या नहीं है, वो फाइनल करती है। क्या उनकी तरफ से कोई शिकायत गवर्नमेंट को फाइल की गई है या डायरेक्ट वो आपको कन्वे किए हैं जिस आधार पे इसको पूरा गढ़ा जाए? इसके तरफ से जो क्वालिटी पास किया हुआ ऑलरेडी, उसके तरफ से कोई शिकायत हो तो अपनी शिकायत तो खुद करेगा नहीं, ये बात सीधी सी है, क्योंकि उन्होंने ही पास किया हुआ। ये केवल मैंने जैसा आपसे कहा कि जो साजिश है गवर्नमेंट की, वो सीधा सा ये है कि प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। अपने जो पूंजीपति मित्र हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए डायरेक्ट प्राइवेटीकरण न करके निगमीकरण के माध्यम से धीरे धीरे प्राइवेटीकरण की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो है, जो ये CQW SQE जो मिलिट्री का इंस्टॉलेशन है सामान को पास करने के लिए, उनके तरफ से इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। और जहाँ तक सामान की बात है ना, ये जो सरकार के पास, आपने बार बार सुना होगा, टीवी में भी आता है कि सरकार के पास जो वार रिजर्व के रूप में 10-15 दिन का सामान रखा रहता है, और 10-15 दिन के सामान के बाद बाकी सामान जब भी, यदि क्योंकि युद्ध लंबे चलते हैं तो जो भी सामान पड़ती है उस समय जब हमारे यहाँ फैक्ट्रियों में लोग दिन रात एक करके और सरकार को सामान सप्लाई करते हैं, सेना को। ये पिछले दिनों जब ये अपना कारगिल का वार हुआ तो उस समय हमने जो हमारा प्रोडक्शन का जनरल लाइन चलती है उससे डबल से लेकर ट्रिपल प्रोडक्शन हमने करके दिया उनको। और इस बात को उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी, आर्मी थी, उसके लिए हम लोगों को प्रशंसा पत्र दिया गया कि फैक्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया है। और इसके बाद आज की तारीख में जब इसको निगमीकरण करने की सोच बनाए हैं तो ये सारी साजिश करके कि नहीं, आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है, क्वांटिटी ठीक नहीं है, ये सरकार ने नया साजिश रचा हुआ है। एक बात ये भी यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि जब आप किसी चीज़ पे कोई निर्णय इस तरह का ले रहे हैं और उस पर इस तरह के तर्क रखे जा रहे हैं, इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आप मीडिया के सामने आकर ये क्यों नहीं बताते कि उसके पीछे का मुख्य कारण आपके अनुसार क्या है? जो सब कुछ ये लोग बता रहे हैं, अपने तथ्य रख रहे हैं। इन्होंने बताया कि इनको सम्मान पत्र दिया गया युद्ध होने के बाद, और कारगिल युद्ध के बाद 99 में जो युद्ध अटल बिहारी वाजपेयी के समय में लड़ा गया पाकिस्तान से, जिसको हमने जीता, उस वक्त जो इनकी प्रशंसा की गई, ये सब कुछ ये अपना तथ्य रख रहे हैं। तो सरकार क्यों चुप है? क्यों नहीं आकर के इस मुद्दे पर अपने मत को स्पष्ट कर रही है? ये एक ऐसा तथ्य है जिसके आधार पर आप सरकार को कटघरे में पाएंगे। धीरे धीरे पूरे सिस्टम को, ये पूरा इकोनॉमिकल चेन है जिसको आपको समझना पड़ेगा। जिस तरह से मंदी के दौर से पूरा देश गुजर रहा है और सारी मीडिया इस वक्त आपको कश्मीर, चिदम्बरम, राष्ट्रीयता और चुनाव और कर्नाटक में सरकार को हटाना, नई सरकार को बनाना, इन सब के 370 के आसपास पूरी तरह से एक गेम प्लान करके वहाँ पर आपको सेट करके रखा गया। और पीछे से जितनी भी मंदी की दौर हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, मैं आपको बताया पहले, चाहे वो स्पिनिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे इस तरह की बड़ी बड़ी अपनी तरह की भारत के लिए गौरव का विषय है इस तरह की अपने पास फैक्ट्रीज होना, जिसके लिए सरकार की फैक्ट्री है एक तरह से कह सकते हैं। सरकार अपने संपत्ति को नीलाम कर रही है, दूसरे के हाथ बेच रही है। तो क्या सरकार निकम्मी है, ये मान लिया जाए? बिल्कुल मान लेना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मॉडर्नाइजेशन का सवाल उठाया जा रहा है, ये सरकार की इंडस्ट्री है, बहुत साधारण दर्शक हमारा वो बहुत साधारण रूप से समझता है। ये डिफेंस की फैक्ट्री है, एक तरह से हम कह सकते हैं सरकार की फैक्ट्री है। रेवेन्यू, ये रक्षा मंत्रालय बिल्कुल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब बहुत साधारण भाषा में दर्शक हमारा क्या समझे कि सरकार की फैक्ट्री है। अब इसके मॉडर्नाइजेशन पे, इसके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे अगर सवाल उठाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर भी सवाल उठता है कि आपने इसके मॉडर्नाइजेशन में क्या किया। अभी तक इन्होंने अभी पिछले 5 सालों से मॉडर्नाइजेशन के नाम पे सरकार ने काफ़ी काम किया है, जिसके तहत CNC मशीनें वगैरह हमारे इधर पे आई हैं, जिससे हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ी है। और इसी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हम 3000 नहीं, आज की डेट में हमें जो भी टारगेट आप सरकार देगी, हमारा फेडरेशन ने भी सरकार से इस बात की चर्चा की है कि हमें आप जो भी टारगेट देना चाहते हैं आप दीजिए,
हम उसको पूरा करके कंप्लीट करके देंगे। अगर हम उसमें निकम्मे साबित होते हैं तो फिर आपको जो करना है वो कर सकते हैं आप। अच्छा, और कुछ ऐसे हैं जो मजदूर वर्ग से हों इस फैक्ट्री में काम करने, जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ। आ जाइए सर, प्लीज़, सब लोग आ जाइए। अब मैं जानना चाहूँगा कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एक नागरिक के तौर पर आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि जब आप इस फैक्ट्री में काम करते हैं तो क्या आय होती है? अगर इस फैक्ट्री पे काम रुक गया, आप लोग की नौकरी चली गई, तो जीवन यापन कैसे होगा? अभी तक बेसिक के बाद जो है ओटी है, बोनस है, पीस वर्क होता है, ये हमारा एक्स्ट्रा एक आमदनी है। अगर निगमीकरण होता है तो ये 3 चीज़ जो ओटी है, एक्स्ट्रा और बोनस है, पीस वर्क है, ये सारे चले जाएंगे। जो हमारा अभी लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, जो हम खुल करके खर्च करते हैं इस प्रदेश में, वो सारे धराशायी हो जाएंगे। अगर हटा दिए आप लोग को हमारे पास कोई विकल्प नहीं, क्योंकि क्या है, जिस हमारे को जो हमारा एज फैक्टर है, हम 40 साल के हैं। आज हमको 40 साल में बाहर कोई रोजगार में लेगा नहीं। हम आज यही अगर 20-22 साल की उम्र के होते तो हो सकता है हमारे लिए रोजगार के कई साधन। 20-22 सालों के लिए बिल्कुल कुछ नहीं जो है, मतलब आज हम लोग को कोई लेगा नहीं नौकरी में। हम इसी काम को सीखे हैं और हम जिस समय जॉब में लगे थे उस समय हमने यहाँ की सुविधाओं को देखते हुए इस कार्य को चुना था। हमारे पास उस समय और भी विकल्प थे, हम कहीं और भी जा सकते थे, रेलवे ज्वाइन कर सकते थे, BSNL ज्वाइन कर सकते थे, और गवर्नमेंट के और डिपार्टमेंट सब प्राइवेट हो रहे हैं जिनका हो रहे हैं। अभी शुरुआत हमसे हो रही है, आज हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर सरकार आज इसको निगमीकरण कर दे और उसके बाद प्राइवेट कर दे तो हमको कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ नए लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? सैकत बनर्जी, मैं यहाँ का एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, अभी आप क्या बताने की कोशिश कर रहे थे ऑफलाइन मेरे को? बताने की कोशिश ये कर रहे थे, जो अपना बोफोर्स तोप है जिसका नाम धनुष रखा गया है, वो करीब उसका टेस्टिंग जो है 6-7 साल से चल रहा है। जो आपने प्रोड्यूस, हम लोग पूरा जो है वो मतलब इंडिया का ही इम्प्रूव करके उसको बनाया गया है, मॉडर्नाइज किया गया है। बोफोर्स को धनुष नाम दिया गया है, पूरा इंडियन है, इंडियन प्रोडक्ट है। तो उसको 6-7 साल से उसका टेस्टिंग चल रहा था। अभी जो प्राइवेट कंपनियां बना रहे हैं उसी का मॉडल बोफोर्स का ही मतलब कॉपी है, तो वो 1-2 टेस्टिंग में उसको पास हो जा रहा है। लेकिन मतलब जो ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी टेस्टिंग 6-6 साल हो रही है, और जो प्राइवेट कंपनियां प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको टेस्ट करके 1 साल में 6 महीने में पास कर दिया जा रहा है। तो यानी कि एक तरह से अघोषित प्राइवेटाइजेशन, वो कहीं ना कहीं मतलब प्राइवेट कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है वो पूरा फंडिंग करता है सरकार को, इलेक्शन का खर्चा निकाल। ये आपको 2019 के चुनाव से पहले समझ में आ रहा था? नहीं, समझ में आया था, लेकिन क्या करे, मतलब सब, हाँ, उतना नहीं है। 84,000 लोग हैं। सत्ता को परिवर्तन में ला सके, हमारा परसेंटेज इतना नहीं। क्या मैं सत्ता परिवर्तन के लिए पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्या चुनाव में इस तरह के हम लोगों को पहले से मालूम था, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं शुरू से ही समझ में आने लगी थी। हमारी गन जब टेस्टिंग के लिए जाती थी तो हमारी गन को 1-1 हफ्ते तक पिट नहीं मिलती थी फायरिंग के लिए। कारण जब वहाँ के अधिकारियों से पूछते थे, वो बताते थे कि टाटा की गन रास्ते में है, 2 दिन में पहुँचने वाली है, उसकी पहले फायरिंग होगी, फिर आपको पिट मिलेगी। कौन कौन सी कंपनियाँ बना रही हैं इसमें? LNT है। LNT का क्या अनुभव रहा है इस क्षेत्र में? कुछ नहीं, पहले का कुछ नहीं। डिफेंस का कोई कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है आज तक डिफेंस में। हाँ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका था, अभी रक्षा मंत्रालय में भी उनका काफ़ी दखल बढ़ रहा है। हाँ, कंपनियाँ अभी डिफेंस सेक्टर में आई हैं, इनका रक्षा क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है, ना ही इन्होंने पहले कभी कुछ ऐसा किया हुआ है। ये केवल सरकार के दम पे, उनके सपोर्ट पे आगे आ रही हैं, बाकी इनके पास अनुभव कुछ नहीं है। तो ये आक्रोश है, जैसा कि आपने बताया कि हमारी उतनी परसेंटेज नहीं है कि हम सत्ता परिवर्तन कर पाए। तो क्या ये ऐसा मतलब ये आभास होता है कि सत्ता परिवर्तन करने की आवश्यकता समझ में आ रही है क्या? अभी जिस तरह के हालात हम केंद्रीय कर्मचारियों के और भी जो बेरोजगार युवक हैं और दूसरे सेक्टरों के जो हालात बन रहे हैं, उनको देख करके तो यही लगता है कि ये सरकार मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। ये केवल पूंजीपतियों के लिए, और वो भी टॉप 4 पूंजीपति जो इंडिया के हैं, उनके लिए केवल ये सरकार है। ये मध्यम वर्गीय और उससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल के लोगों के लिए बिल्कुल ये सरकार सपोर्ट में नहीं है। अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं करना चाहते। आपका नाम? राकेश कुमार राय। आप बहुत युवक हैं अभी। कितने दिन से आप यहाँ काम कर रहे हैं? जी, मैं 2016 से, सितंबर 3 साल। आपने क्या किया हुआ है? मैंने 10th किया है और ITI किए हैं। 10th और ITI, और 10th और ITI के बाद अगर आप यहाँ 3 साल से काम कर रहे हैं
वो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आपको निकाल दिया गया तो आपके पास कोई विकल्प नज़र आ रहा है? देखिए, मेरे पास विकल्प ये है कि मैं खुद टैलेंटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, पहले कोचिंग भी पढ़ा चुके हैं, तो एक टैलेंटेड है कि अपने बल पर कोचिंग स्कूल भी खोल सकते हैं। दूसरा विकल्प, लेकिन उसमें कैसे जीवन यापन हो जाएगा इस दौर में? इस दौर में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इतने एज तक हम आए और इसके बाद निकल जाए तो फिर दिक्कत होगी। अच्छा, तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह थे या प्राइवेट मतलब ठेके होके पे? नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट कंपटीशन फाइट करके आए हैं यहाँ पर। अच्छा जी। तो आपको डर लग रहा है कि अगर नौकरी से निकाल दिया गया तो आपको फिर से अपने स्ट्रगल टाइम में चला जाना होगा ट्यूशन पढ़ाने? हाँ, अब डर तो लग रहा है। सीएनसी मशीन यहाँ पर मेंटेनेंस करते हैं। मतलब युवा उम्र के जैसे भैया हो गए और आप हैं, तो इस उम्र के इधर दिखा दीजिए थोड़ा, तो इस उम्र के कितने लोग हैं, कितने परसेंटेज है इस उम्र के, इस वर्ग के लोगों को काम करने? 40% से ज़्यादा ही होंगे। यानी कि सीधे सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि 40% के आसपास या 50% के आसपास, मोटा मोटी 70% के आसपास 40 के उम्र के कम के लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। ये स्थिति है। कितनी संख्या हो जाएगी ये? लगभग में 1200 के आसपास हो जाएगा। टोटल में ये हो जाएगी करीब कुल मिला के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में अगर इस तरह का हरकत होती है गवर्नमेंट द्वारा तो करीब 56 से 58 हज़ार लोग बेरोजगार हो जाएंगे, युवक बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ, इसमें आप जैसे उम्र के लोगों को काउंट नहीं? 84,000 है टोटल, हम लोग 84,000 हैं। 56 से 58 हज़ार लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और आप देखिए कि नेशन वांट्स टू नो टुनाइट, अब देखते रहिए, ऐसे ही नेशन देखना चाह रहा है, जानना चाह रहा है, यही सब नेशन है। सरकार सुनेगी भी कि खाली बेईमानी लग रहा है आपको नारेबाजी करना? सरकार की अभी तक जो नीति है वो तो बेईमानी लग रही है। जिस हिसाब से रेलवे को उसने धोखा दे दिया है, उस हिसाब से हम लोग को भी उस लाइन में लेके चल अगर नहीं करती, नहीं मानती सरकार, तो क्या उम्मीद है, क्या विकल्प है आपके? नहीं विकल्प होगा तो हम लोग फिर आत्महत्या पे उतरेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा? विकल्प अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। आगे पूरे बच्चों का क्या, पूरे देश के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। पूरी सरकारी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, पूरे सरकारी संस्थान प्राइवेट कर रही है। ये नीति जो सरकार की है बहुत गलत नीति है। जबलपुर का अपना इतिहास है। अगर हम जबलपुर आए हैं तो जबलपुर के इतिहास पे भी छानबीन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूर दूर तक, जहाँ तक हर्षित आपको दिखा पाएँ, दूर दूर तक हर्षित इधर की तरफ दिखा दीजिए। ये जो पूरा परिसर आप देख रहे हैं, इतना खूबसूरत ट्रेडिशनल पुराना ये जो परिसर है, ये परिसर जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की है। इस वक्त यहाँ पर ये किसी छावनी में तब्दील हो गई है। जगह जगह पुलिस का पर्दा है, कुछ आर्मी पर्सन्स भी यहाँ पर हैं। लोग आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं और संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपनी मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसी संख्या में यहाँ पर करीब 7-8 फैक्ट्रियाँ हैं, तो करीब 50-50, 60-60 लोग हर फैक्ट्री पे मौजूद हैं जो इस तरह के प्रदर्शन में शामिल होकर के अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ दूर दूर तक कहीं भी पहुंचने वाली नहीं है। तो ये इस तरह की ये स्थिति है और भी जो कुछ इस मुद्दे से जुड़ा हुआ रहेगा आपको सुनाया जाएगा। अलार्म बज गया, घंटी बज गई। धन्यवाद।